चलो यहाँ ध्यान दो, प्राकृतिक संख्या बताए मैं तुम लोग को। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को, तो गिनती क्या है? 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखो ध्यान से, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 अनंत तक, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ठीक है। गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से, ठीक। गिनती 1 से शुरू होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटी संख्या जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सबसे छोटी कौन होगी? 1। लेकिन गिनती का अंत है कहीं? नहीं ना है, गिनती का अंत नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो प्राकृतिक संख्या होगा वो अनंत, यानी कोई भी ऐसा निश्चित संख्या नहीं है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या है। बात समझ में? गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और गिनती 1 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो अनंत, क्योंकि गिनती का कोई अंत नहीं है। और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे तो प्राकृतिक संख्या का कोई अंत होगा? नहीं होगा, तो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो अनंत। अब बात समझ में? अच्छा अब बताओ तो 1305, 1305 मतलब 1305, ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या, यानी गिनती में जितनी भी संख्या आगे वो क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। तो ये गिनती में नहीं आएगा 1305, तो इतने होगा प्राकृतिक संख्या। तो हम बोले तो तू लोग सब चुप है एकदम, कोई बोल ही नहीं रहा प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? हाँ तो हाँ कुछ करो, मैं तो है तुम्ही लोग की तरफ घुमा हुआ है, जो बोलना बोलो ना। चलो आगे अल्लाह नहीं करो। तो देखो प्राकृतिक संख्या है, बात समझ में? अच्छा 1671 क्या है? प्राकृतिक संख्या होगा? गिनती में नहीं आता ये, ये प्राकृतिक नहीं होगा। अच्छा 5 क्या है? 5 नहीं है प्राकृतिक। अच्छा 8 12 15 20 1/2 नहीं है, आधा नहीं आता गिनती में। 1/2 जो है वो नहीं होगा, ठीक है। गिनती या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। 1/2 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। अब बात समझ में? अच्छा 2.5 होगा प्राकृतिक, ये 2.5 है, 2.5 जिसको बोलते हैं, होगा प्राकृतिक नहीं होगा। अब बात समझ में? -5 गिनती में आता है -5, कुछ चीज की गिनती है -5 है। अब पूर्ण संख्या देखो ध्यान से, पूर्ण संख्या देखो, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है। उसी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दो तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। उसी प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दो तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या है, यहाँ 1 से लेके शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। अब देखो यहाँ भी है ना 1 ये, लेकिन इससे पहले अब क्या है? 0, तो ये प्राकृतिक संख्या है यहाँ से। अब इसके समूह में हम 0 को भी शामिल कर दिए तो ये क्या बन गया? अब पूर्ण संख्या। अब बात समझ में? प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या जो है ना कहाँ से शुरू होता है? 0 से, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण संख्या भी अनंत तक जाती है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। प्राकृतिक का भी कोई अंत नहीं है और पूर्ण का भी कोई अंत नहीं है। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब बात समझ में? अच्छा अब देखो इसी पूर्णांक क्या है, देखो ध्यान से समझना। देखो ध्यान से, पूर्ण संख्या के समूह में
अभी पूर्ण संख्या समझ में आया ना, 0 से लेकर के आगे ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में यदि ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिया जाए तो वो जो संख्या का समूह आएगा वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक। देखो ये पूर्ण संख्या है, 0 से लेकर 1 2 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण के ही समूह में किसको शामिल कर दिया, ऋणात्मक को, ऋणात्मक को। तो ये क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। अब बात सुनने, पूर्णांक बन गया। अब देखो ध्यान से, ये इधर ऋणात्मक है, सब में माइनस लगा हुआ है, और ये इधर क्या है, धनात्मक है, मतलब कि यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस में है ये, ठीक। और यहाँ पर ये 0 है। तो पूर्णांक जो है ना 3 तरह का होता है। ये माइनस वाला जो है इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। आए बात समझने, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। और ये जो है इधर ये वाला, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। आया बात समझ में। देखो पूर्णांक की 3 कैटेगरी होती है, एक तो ऋणात्मक, दूसरा शून्य और तीसरा धनात्मक। आया बात समझ में, ठीक है। अब देखो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के समूह में अगर 0 को शामिल कर दे तो बन गया क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के समूह में अगर ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक। आया बात समझ में, पूर्णांक। पूर्णांक 3 कैटेगरी का होता है, एक ऋणात्मक, दूसरा शून्य और तीसरा धनात्मक। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अच्छा पूर्णांक में ही देखो 1/2 पूर्णांक है, 1/2 जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक को देखो, पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का संधि विच्छेद करोगे तो पूर्ण जोड़ अंक होगा। क्या होगा, पूर्ण जोड़ अंक, यानी जो पूर्ण अंक हो। एक पूर्ण अंक है ना, और 2 भी पूर्ण अंक है, तो ये दोनों पूर्णांक है। लेकिन ये दोनों के बीच में जितना भी होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ना तो ये 1 पूरा होता है और ना 2 पूरा, ये 1 और 2 के बीच में है ये सारा, ठीक है। तो पूर्णांक होने के लिए कोई भी पूर्ण अंक होना चाहिए, पूर्ण अंक, ठीक है। पूर्ण अंक यानी 1 या तो 2 या तो फिर सीधे 3, 3 से पहले कोई नहीं और ना 2 के बाद कोई, 2 के बाद सीधे 3। तो पहले 2 पूर्णांक, फिर 3 पूर्णांक, फिर उसके बाद 4। अब उसके बीच में जैसे मान लो बहुत सारा संख्या आएगा, मान लो 2/3 है, 2/2 है, 2/4 है, ये सब क्या है, पूर्णांक नहीं है, ठीक है, पूर्णांक नहीं है। अब पूर्णांक नहीं है तो फिर क्या है, ये पूर्णांक नहीं है तो क्या है, तो इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। ध्यान से समझना, इसको भी मिटा देते हैं, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आए बात सुनने, क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्या। यानी जो पूर्ण अंक हो वो पूर्णांक, ठीक है, लेकिन 2 पूर्णांकों के बीच जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। किसी भी 2 पूर्णांक के बीच वाली संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। देखो कोई भी संख्या तुम लिख दो, ठीक है, मान लो हम 5 और 6 के बीच में लिख रहे हैं, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, ये सब क्या है, सब परिमेय। लेकिन देखो ध्यान से समझना, ये सब क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है, क्योंकि ये ना तो पूरा 5 है और ना तो पूरा 6 है, लेकिन इसमें से कोई पूर्णांक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो 5/5 है ना, तो ये 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा, तो ये पूर्णांक बन गया। अब ये पूर्णांक है, यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं था लेकिन अब पूर्णांक है, क्योंकि ये अब ये पूर्ण अंक है। अब बात समझ में, पूर्णांक। अब ये परिमेय क्यों है, देखो कोई भी संख्या जो py q के रूप में हो और जिसका p भी पूर्णांक हो, p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, ठीक है। कोई भी संख्या जो p बार q के रूप में हो, जिसका p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, ठीक है।
और q जो है वो 0.9 यानी 0.9 क्या हो 0.9, तो ये क्या कहलाता है, प्रमेय संख्या कहलाता है। अब सुनने, अब 0.9 नहीं होने का मतलब क्या है, अगर मान लो 2/0 हम लिखते हैं, देखो यहाँ पर q जो है ये q क्या है 0 है, q 0 है ना, तो q 0 का इसका मतलब हो गया, इसका मान हो गया अपरिभाषित। ठीक है, क्या हो गया ये अपरिभाषित, इसलिए ये परिमेय नहीं होगा, यानी q जो है ना वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी परिमेय क्या होना चाहिए, p/q के रूप में होना चाहिए पहला, दूसरा p और q दोनों क्या होना चाहिए पूर्णांक, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0.9 नहीं होना चाहिए, तब ये जाके क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब बात समझ में, तब ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया परिमेय संख्या, ठीक है। चलो अब इसको मिटा देते हैं, अभी टॉर्चर करो, अभी 1 महीना और टॉर्चर चलेगा, आज के ना 18 है, 27-28 दिन नहीं है, टॉर्चर करेंगे अभी, अब नहीं टॉर्चर करेंगे तो कब करेंगे, 27 दिन बाकी हो के बाद थोड़ी ना कोई पूछेगा तुमको, पढ़ो नहीं पढ़ो भर दिन खेलते रहो है। अब ये 27 दिन टाइम है जो है सो 27 दिन के बाद तुमको कौन पूछेगा कि पढ़ का ही नहीं रहा है, अभी तो सब पूछेगा का ही नहीं पढ़ रहा, का ही खेल रहा है, और कस के पीटन। देखो अब सम संख्या, हल्ला नहीं करो, देखो सम संख्या देखो, दूर ये सबको मिटा, हाँ बिना पढ़े मिटा जाएगा, जा पास हो जाएगा ऐसे अच्छा। अब देखो सम संख्या क्या होता है, हल्ला नहीं करो, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, और भागफल क्या है पूर्णांक है, ध्यान से समझ लो, ठीक है, भागफल क्या है पूर्णांक है। ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और भागफल क्या रहना चाहिए पूर्णांक, तो वो सम संख्या होगा। अब देखो ध्यान से, जैसे 8 है, ठीक, अब 8 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 चौके 8, और भागफल यही है ना, ये 4 क्या है पूर्णांक है, तो इसका मतलब 8 क्या हुआ सम संख्या, 8 क्या हुआ सम संख्या। अब देखो 9 है, ठीक, 2 से विभाजित हो रहा है, 2 चौके 8, शेष 1 बच रहा है, लेकिन ये भी विभाजित होगा, यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 लेंगे, उसके बाद फिर 2 पंचे 10, ठीक है, विभाजित 9 भी हुआ 2 से, विभाजित 9 भी हुआ 2 से, लेकिन यहाँ जो भागफल आया ये क्या आया पूर्णांक नहीं आया, अब समझ में पूर्णांक नहीं आया, इसका मतलब 9 जो है सम संख्या नहीं, और 8 है, तो ऐसा नहीं है कि हम सम संख्या, देखो सम संख्या का डिफिनेशन ऐसे दिया जाता है कि कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो वो सम है, ऐसा नहीं है। 2 से विभाजित 9 भी है, लेकिन 9 सम नहीं होगा, क्योंकि इसका भागफल क्या है पूर्णांक नहीं, लेकिन ये इसका भागफल है पूर्णांक, इसलिए ये सम होगा। यानी 2 से विभाजित भी होना चाहिए और जो भागफल है वो एक पूर्णांक भी आना चाहिए, 2 से पूर्णतः विभाजित भी हो और भागफल पूर्णांक भी हो, तभी वो सम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब समझ में क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, अब बताओ -8 सम संख्या है नहीं है, देखो ये संख्या नहीं है, पहली बात ये पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, तो ये सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, 8 रे कहाँ है तुम्हारा प्यार है
पैर को ठीक से रखो ना अपने कायदे का। अब देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। -8 क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक है ना ये संख्या नहीं है। देखो ध्यान से समझना, ये संख्या नहीं है। -8 पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये क्या सम है या विषम है? बताओ। क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है? आया? कट जाएगा ना? तो ये -4 हुआ यहाँ, ये भी तो पूर्णांक है ना। तो 2 से विभाजित भी हो रहा है और ये भी भागफल भी क्या आ रहा है? एक पूर्णांक आ रहा है। पूर्णांक में कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो शून्य पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, कोई भी पूर्णांक हो, क्या हो गया? ये सम हो गया। आए बात समझ में? यानी कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो और भागफल क्या है? एक पूर्णांक आए, वो क्या कहलाता है? सम संख्या। लेकिन वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो या नहीं हो, लेकिन उसका भागफल जो है वो पूर्णांक नहीं आए, तो वो सम नहीं है, विषम है। क्या? असम नहीं रे, विषम। ठीक है, हम बोल दिए थे एक बार असम, विषम याद नहीं था तो असम बोल दिए थे। ठीक है, विषम। क्लियर है? चलो ध्यान से देखो अब। तो विषम और सम समझ में आ गया। अच्छा बताओ, एक क्या है? सम या विषम? एक सम है, मतलब एक 2 से विभाजित हो जाता है। देखो तो हो जाएगा। तो सम होगा कि विषम होगा? 3 क्या है? अच्छा उतना छोड़ो, एक तो बस ये समझ लो कि जो 2 के टेबल में आ जाएगा वो सम, जो 2 के टेबल में नहीं आएगा विषम। अच्छा, तो आप कहोगे कि 2 के टेबल में तो 0 भी नहीं आता है, तो 0 सम है या विषम है? बताओ 0 क्या है? सम भी नहीं है, विषम भी नहीं है, क्या है बोलो? 0 सम है या विषम है? 0 विषम है। पीछे क्या है? 0 क्या है? 0 क्या बोलो? तो 0 तो मालूम है कि 0 कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है? सम है या विषम है? क्या है 0? देखो 0 जो है ना एक सम संख्या है। लगाओ ना 0 से भाग, मतलब 0 में 2 से भाग लगाओ। 0 को 2 मतलब 2 का पारा 0 बार पढ़े तो 0 आ जाएगा ना, हो गया काम खत्म। आई पूर्णांक आया भागफल में, 2 का पारा 0 बार। हाँ 0 बार मतलब 2 को 0 से गुना करेंगे, वही ना हुआ 2 का पारा 0 बार पढ़ना, तो पढ़े तो 0 आया। हाँ तो हो गया ना 0। देखो ना 0 मतलब 2 के पारा में 0 आया ना, भले ही कितनों बार में आया उसको, उससे हमको मतलब नहीं है, आया ना। आए दूसरी बात कि 2 से 0 विभाजित हुआ ना, 0 ही एक ऐसी संख्या है जो दुनिया के कोई भी चीज़ से विभाजित हो जाएगी। कोई भी चीज़ क्या, कुछों से विभाजित हो जाएगा। ईटा पत्थर रोड़ा कुछों से विभाजित कर दो, 0 को विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा ईटा से 0 में भाग दो, 0 आएगा। ईटा से 0 को गुना करो, 0 आएगा। और किसी चीज़ को मतलब 0 से ईटा को गुना कर दो या ईटा को 0 से गुना कर दो, 0 ही आ जाएगा। कुछों को 0 से गुना कर दो, पृथ्वी को 0 से गुना कर दो, 0 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आप पृथ्वी से 0 में भाग भी दे दो फिर भी आएगा वो 0 ही। क्यों आएगा 0? अब देखो ध्यान से समझो क्यों आएगा 0। देखो अगर हमको 4 से 0 में भाग देना है तो भाग का मतलब क्या हुआ? हल्ला नहीं कर। देखो भाग का मतलब क्या हुआ? 4 का पारा पर के हमको 0 लाना है, मतलब 0 को किसी तरह से हमको विभाजित करना है। तो 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 0 आएगा? आएगा ना 0 बार में, तो आया तो देखो ना 0 लो हो गया। क्लियर है? तो 0 क्या होगा? सम होगा या विषम? सम। अच्छा 1 विषम, 2 के टेबल में नहीं ना आता है 1। अच्छा 2 3 4, हर एक संख्या के बाद दूसरी जो संख्या होगी वो विषम होगी। पहला सम तो दूसरा विषम, फिर पहला अगर विषम तो दूसरा सम। 0 बताइए ना क्या पूरा करना। बोले तो सम। हाँ
जीरो क्या है? सम। परिवार का हमारा लड़ाई। तो ठीक है ना, फायदा हो रहा है ना, बस हो गया है। इतना तो वीडियो देख मतलब के भी हो जाता है तो वो तो सबका होता है। चलो ना, आदमी थोड़ी ना खोजता है क्या, सब थोड़ी ना खोजता है। अब तुमको मालूम रहेगा तब ना खोजेगा, नहीं मालूम रहेगा। चलो देखो ध्यान से, अब भाज्य और अभाज्य समझो ध्यान से। इसको मिटा दें। समझ रहे? देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। भाज्य संख्या देखो, अब भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक, ठीक। 6 है, ठीक। 6 में या 6 जो है वो कौन कौन सी संख्या के पारा में आ जाता है? एकदम आसान भाषा में से। पहली बात तो 1 के पारा में भी आ जाएगा 6। 1 इकाई 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पंचे 5, 1 छक्के 6, ठीक। 2 का पारा पढ़ो, 2 दूना 4 या 6, 3 बार में, मतलब 2 के पारा में भी आ रहा। 3 के पारा में, 3 के पारा में आता है कि नहीं? कितना बार में आता है? छोड़ो, आता है ना। 6 के पारा में आता है। अब देखो, 1 के पारा में भी आता है, 2 के भी, 3 के भी और 6 के यानी ये 1 से भी कट जाएगा। 2 से भी कट जाएगा, 3 से 6 से मिला जुला। तो जिससे ये संख्या विभाजित हो रही है, जिससे ये संख्या विभाजित हो रही है, उसको इसका फैक्टर बोलते हैं, यानी गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड यानी फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैक्टर। आज टाइम नहीं देखो, ठीक है, क्या कि आज पूरा इसको कंप्लीट करना है। बहुत बड़ा पहाड़ है और पूरा मैथ जो है ना, पूरा मैथ इसी पे टिका है। अगर ये सब चीज नहीं आया तो मैथ जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, याद रखो। हम रहेंगे, अगर तू ही मर गई तो सही बोल रहा है। जो जितना संख्या बता रहे हैं ना अभी, ये मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बिना मैथ कुछ है ही नहीं, कभी नहीं समझ पाओगे मैथ। ठीक है, चलो तो समझ में आया फैक्टर। देखो, जो संख्या से ये 6 कट रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? इसका फैक्टर। तो जिसका ये फैक्टर, जिस संख्या का फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो बताओ यहाँ पर इसका क्या, 6 का क्या फैक्टर हो गया? 4। तो 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ? तो 6 क्या हो गया? भाज्य हो गया। 6 भाज्य हो गया। ठीक है, 6 क्या हो गया? भाज्य हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब बताओ 8 क्या होगा? 8 के मतलब 1 के पार में भी 8 आएगा, 2 के भी, 3 के नहीं आएगा, 4 के, 8 के। तो 8 का भी क्या गुणनखंड हो गया? 4 गो। इसका मतलब 8 भी भाज्य है। यानी जो भी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, अब ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा में कितना भी हो जाए, 2 से अधिक होना ही चाहिए। ठीक है, तभी वो भाज्य होगा। अब अगर मान लो सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो किसी संख्या का, तब क्या होगा? तो वो अभाज्य हो जाएगा। अब देखो क्या होगा वो? ऐसी संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएगा? अभाज्य। जैसे 2 1 और 2 से विभाजित होता है, यानी 2 का गुणनखंड या तो 1 है या फिर 2 है। ठीक है, यही दोनों है, तो इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड है ना, 2 का सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, तो यह क्या कहलाएगा? ये अभाज्य। क्लियर है यहाँ तक? ये अभाज्य कहलाएगा। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक में अब कितना भी हो सकता है, चाहे 10 हो, 50 हो, 1 करोड़ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, और तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य कहलाएगा। और जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो,
वो क्या कहलाएगा? भाज्य। अभाज्य, ठीक है। जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य। और जिसका 2 से अधिक हो भाज्य, चाहे वो कितना भी हो। क्लियर है? अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखो सबसे छोटी संख्या तो 1 है, लेकिन 1 न भाज्य और न ही अभाज्य, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है। देखो 1 का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, सिर्फ 1, ठीक है। तो एक ही गुणनखंड है 1 का, इसलिए 1 जो है ना वो भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि भाज्य होने के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए। और अब सॉरी, भाज्य होने के लिए 2 से अधिक होना चाहिए गुणनखंड, और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए। जिसका 2 हो सिर्फ वही अभाज्य होगा, बता रहे। जिसका 2 हो सिर्फ वही अभाज्य होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा हो तो भाज्य हो गया, लेकिन जिसका 2 से कम हो वो ना तो भाज्य होगा और ना ही अभाज्य होगा। तो 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, इसको आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी नंबर। ये पहचान बताता है सबका। देखो ना, अगर 5 से 1 को गुना कर दो तो क्या होता है? 5, यानी 5 जो है ना 5 का पहचान बता रहा है, ठीक है। अब देखो 5 में 1 से भाग भी दे दो तो क्या होगा? ये 5, ठीक है, 5 होगा। समझ आ रहा है? पहचान बता रहा। अब तुम कहोगे जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखो 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 6। और 5 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या आता है? 4। तो 5 का 1 जो है ना, अगर 1 5 में जुड़ जाता है तो ये 5 का सक्सेसर बताता है, यानी 5 के बाद वाला। और 1 घट जाता है तो इसका प्रेडिसेसर बताता है, यानी 5 से पहले वाला। तो यहाँ पर भी ये पहचान बता रहा है। तो इसको इसीलिए बोलते हैं आइडेंटिटी नंबर। आया बात समझ में? देखो 5 में जुड़ गया तो ये इसका सक्सेसर बता रहा है, और घट गया तो इसका प्रेडिसेसर बता रहा है ना। मतलब 5 के बाद जो आएगा वो 5 का सक्सेसर कहलाएगा, और 5 से पहले जो आएगा वो 5 का प्रेडिसेसर कहलाएगा। तो इसलिए 1 जो है ना जुड़ के इसका सक्सेसर देता है, और 1 घट के इसका प्रेडिसेसर। तो यहाँ पर भी 1 क्या कर रहा है? पहचान बता रहा है, इसकी पहचान बता रहा है, ठीक है। कहाँ -4 होना चाहिए? तो जहाँ, ठीक है, बोला यहाँ पर। कैसे होगा? अब हुआ? अब ठीक है ना? अच्छा, पढ़ना चाहिए सब, ठीक है। अब हुआ ना? 5 में से 1 घटेगा ना, -4 है। अब नहीं बोलना कि यहाँ पर +4 है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब 5 में से 4 घट जाएगा, तो यहाँ पर वैसे 4 नहीं रही, 1 घटाना है हमको, ठीक। 5 में से 1 गया तो अब 4 बचा। आया बात समझ में? यानी 5 में 1 जोड़ते हैं तो उसका अगला सक्सेसर आता है, 5 में से हम 1 घटाते हैं तो उसका पिछला प्रेडिसेसर आता है। तो यहाँ पर भी 1 जुट के 5 का सक्सेसर और 1 घट के 5 का प्रेडिसेसर बता रहा है। तो यहाँ पर भी 1 क्या कर रहा है? 5 का पहचान बता रहा है, ठीक है। कि तुम में तो अब अगर हम तुम्हारे साथ है तो सक्सेसर, और हट गए तो प्रेडिसेसर। क्लियर है? चलो, समझ में आ गया? भाज्य अभाज्य समझ में आ गया। जिसका 2 ही गुणनखंड हो वो अभाज्य, और जिसका 2 से अधिक हो वो भाज्य, और 1 का ना तो भाज्य और ना अभाज्य। ये क्या है? आइडेंटिटी नंबर है। क्या है? नंबर 1 क्या है? ये आइडेंटिटी नंबर। अभी पूछा ना 0 क्या है? भाज्य क्या भाज्य? अब बताओ 0 का कितना गुणनखंड है? 0 का तो हर चीज गुणनखंड है 0 का ही ना, क्या कि 0 को हर चीज विभाजित कर देता है। बताओ ना कौन सा नंबर होगा? जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है वो क्या होता है? भाज्य होता है। तो 0 में कभी देखा ऐसा जो 2 ही से मतलब भाग लगे, या तो 1 से या 0 से या 2 से या कुछ भी, किसी भी संख्या से? ऐसा हो सकता है? नभाज्य ऐसा क्यों होगा? अरे 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो उसका कितना भी गुणनखंड हो सकता है ना। कोई गिनती है उसके गुणनखंड का? अब मान लो हम अभी क्या बताएं तुमको, कोई भी संख्या जो दूसरे को विभाजित करती है तो वो क्या कहलाती है? उसका गुणनखंड। तो 0 को तो हर चीज विभाजित करता है, संख्या ही नहीं, हर चीज। कुछ दे दो तुम उसको विभाजित कर देगा, है? तो नहीं होगा वो भाज्य, उसका तो और सबसे ज्यादा गुणनखंड होगा।
दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा गुणनखंड होगा जीरो का होगा। देखो मैं क्या हुआ, ठीक है। चलो देखो अब सहभाज्य, हल्ला नहीं करो, समझो ध्यान से। देखो सहभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके बीच, वैसी दो संख्या जिसके बीच एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसको बोलते हैं सहभाज्य। जैसे देखो 6 का गुणनखंड कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 7 का गुणनखंड 1 होगा और 2 नहीं रे 7 होगा सीधे, ठीक। तो देखो इसका गुणनखंड ये चारों है और इसका ये दोनों। अब देखो इसमें 7 है, इसमें कहीं 7 है नहीं, इसमें 2, 3 और 6, इसमें कहीं है 2, 3 और 6, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है। 1 के अलावा और कोई दूसरा गुणनखंड मिल रहा है दोनों में, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये 6 और 7 जो है वो सहभाज्य संख्या है। देखो एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ऐसा संख्या, ऐसा दो संख्या जिसके बीच एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक जैसा, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो वो होता है सहभाज्य। और अगर कोई दूसरा हो जाए क्या, कुछ नहीं होगा, जैसे भाज्य होता है दोनों वैसे ही भाज्य होगा, ठीक है। देखो तो सहभाज्य समझ में आ गया। अच्छा 6, अभी 6 ही दिए थे ना, 5 और 13, ठीक है। 5 और 13, देखो इसका गुणनखंड 1 और 5 होगा और इसका 13 और 1 होगा। देखो इसमें भी 1 के अलावा और कोई उभयनिष्ठ है नहीं है, यहाँ 5 यहाँ 13 है, लेकिन एक दोनों में एक उभयनिष्ठ होगा ही, ठीक है। तो ये भी सहभाज्य हो गया। और देखो दो सहभाज्य संख्या के बीच का एचसीएफ हमेशा एक आएगा, दो सहभाज्य संख्या के बीच का एचसीएफ हमेशा एक आएगा, ये याद रखना। सहभाज्य क्लियर है, हो गया इतना। चलो अब एक तो पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है ऐसी कोई भी संख्या जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग हो, ऐसी कोई संख्या जो किसी दूसरी संख्या का वर्ग हो। जैसे 9 किसका वर्ग है, 3 का, ठीक। 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो 4, 9 ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग। 1 किसका वर्ग है, एक ही एक ऐसा संख्या है जो खुद का वर्ग भी है, ठीक। उसके बाद 16 होगा पूर्ण वर्ग, ये भी 4 का वर्ग है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। अच्छा अब पूर्ण घन क्या होता है, तो ऐसी कोई संख्या जो किसी दूसरी संख्या का पूर्ण घन हो। तो जैसे 8 किसका घन है, 2 का, ठीक है। उसके बाद 27 किसका घन है, 3 का। आए बात समझ में। तो ऐसी कोई संख्या जो किसी दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग हो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। और ऐसी कोई संख्या जो किसी दूसरी संख्या का पूर्ण घन हो उसको बोलते हैं पूर्ण घन संख्या या कंप्लीट क्यूब नंबर। क्लियर है। अब सुन, अब देखो घनमूल या वर्गमूल, वर्गमूल सिर्फ पूर्ण वर्ग का ही निकल सकता है। जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी उसका उसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, याद रखना। वर्गमूल हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या का ही निकलेगा, ठीक है। देखो जैसे 16 इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक। 9 का वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल निकलेगा, 4 का निकलेगा, ठीक है। अरे बात सुन ले, 36 का निकलेगा क्योंकि 36 क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब बताओ 27 का निकलेगा, नहीं निकलेगा क्योंकि 27 पूर्ण वर्ग नहीं, इसका वर्गमूल नहीं, लेकिन इसका घनमूल निकलेगा क्योंकि ये पूर्ण घन है। तो जो पूर्ण घन होगा उसी का केवल घनमूल निकलेगा, जो पूर्ण वर्ग होगा उसी का वर्गमूल निकलेगा। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या का वर्गमूल देखो निकलेगा, लेकिन वो कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे 8 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 8 का आता है 2√2, ठीक है। तो ये पूर्ण वर्गमूल कहाँ निकला इसका, तो ये वर्गमूल हम मानते हैं कि नहीं निकला इसका, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जो पूर्ण वर्ग होगा उसका कंप्लीट वर्ग निकल जाएगा। आया बात समझ में, यानी कंप्लीट वर्गमूल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो, और जो पूर्ण घन होगा उसी का कंप्लीट घनमूल निकल सकता है, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब बस एक तो लास्ट बचा हुआ है अपरिमेय संख्या, ठीक। अब कहानी शुरू होगा ना। ये मुझे कल पढ़ लेगी, हो गया, जाना है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
हल्ला नहीं करो। है फिर देख। खाली चुड़ैल बोला इसी पूरी छोटी। अब देखो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। लड़की जैसा लड़की अरे मतलब राइटिंगों पे लड़की का कॉपीराइट है क्या? राइटिंगों पे किसी का कॉपीराइट है? हमारी मर्जी हम जैसा भी लिखे, ये कौन बात हुआ। चलो देखो ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो। सब उसी लड़की। ठीक है, और अब ऐसा नहीं है कि कोई भी पी आई क्यू के रूप में नहीं हो तो अपरिमेय हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका दशमलव प्रसार हो वो क्या हो? अशांत ये हमेशा याद रखना, अशांत अनावर्ती। ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में नहीं हो और जिसका जो दशमलव प्रसार है वो भी क्या हो? अशांत अनावर्ती हो, तो वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। या फिर ऐसी संख्या जिसका कोई निश्चित माप नहीं हो, अपरिमेय, जिसका कोई परिणाम नहीं हो, जिसका कोई मतलब जो निश्चित मूल्य है उसका नहीं हो। निश्चित मूल्य किसका होगा? जिसको हम कोई सर्टेन चीज मान सकते हैं, जैसे 4 है, 4 का निश्चित मूल्य कितना है? 4 का फेस वैल्यू कितना है? 4 फेस वैल्यू पढ़ा है हमने। 4 का फेस वैल्यू कितना है? 4। अब बताओ √2 का फेस वैल्यू, √2 को कैसे मापोगे? √2 का फेस वैल्यू सिर्फ √2 है, √2 का दशमलव प्रसार निकालो, कोई भी निश्चित फेस वैल्यू इसका नहीं आएगा। और जब फेस वैल्यू नहीं आएगा तो उसका कोई माप कैसे हम ले सकते हैं? उसका यूज कर सकते हैं नहीं। है बात समझ में? ठीक है, ऐसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में न हो और जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अशांत अनावर्ती कैसे होगा देखो ध्यान से समझो। जैसे √2, ठीक है, √2। अब √2 जो है, √2 का दशमलव प्रसार निकालोगे, ठीक है, तो दशमलव प्रसार देखो क्या आएगा। पहले तो हम 1 से लगाएंगे, यहाँ 1 आएगा। अब देखो 1 आया, आइए 1 1 जोड़ के 2, मतलब यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको, पहले गुना फिर बाद में जोड़। ठीक है, तो अब 2 से 1 में भाग देंगे, बताओ लगेगा 2 से, मतलब बड़ा से छोटा में भाग लगता है? नहीं लगता है, तो यहाँ पर दशमलव लेंगे और वर्गमूल में दशमलव के बाद 2 को 0 उतरता है। अब ये 100 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम 4 ले लेंगे तो आ जाएगा, देखो 4 चौकी 16, 4 दूना 8 1 9 96 आ गया। ये दोनों को जोड़ दो, 4 4 8, ये 2, ये आ जाएगा कितना? 4 0 0। अब देखो फिर 4 पर कितना से लगाएं? 4 से ना, 4 यहाँ पर देंगे। अब फिर 2 को 0, दशमलव का 2 को 0, जब तक ये पूरा कटेगा नहीं तब तक यहाँ पर 2 को 0 उतरता रहे। डबल 0, भाग में 1 तो 0 उतरता है लेकिन वर्गमूल में 2 को 0। अब यहाँ पर 4 आया ना, तो इसी तरीके से अब जो है ना, जितना भी दे दो, यहाँ पर 1 दोगे तो फिर 1 से लाएगा, 1 इकाई 1, 8 इकाई 8, 2 इकाई 2। अब घटाओ, फिर जितना आएगा फिर लाएगा, देखो ये आता ही जाएगा, कभी भी नहीं कट सकता है। मतलब कभी भी दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता है। शांत का मतलब देखो क्या होता है, 2 दूना 4, 1 उतरा, अब यहाँ दशमलव दिए, यहाँ 0, 2 5 6 10, देखो कट गया ना, ये शांत हो गया, ये शांत हो गया। ठीक है, अब ये कुछ नहीं होगा, रुक गया, यहीं पर रुक गया मतलब शांत हो गया। अब देखो ध्यान से दूसरा देखो, जैसे 5 है, यहाँ 6, देखो 4, कोई ऐसा बताओ जो मतलब नहीं कटेगा? मेरे ख्याल से 9 और 4 4 4।
देखो 4 दूना 8, 1 0 उतरा, ठीक, मतलब पॉइंट दिए यहाँ 0 उतरा, ठीक। अब फिर देखो 4 दूना 8, फिर 2 आया क्या, फिर 0, 4 5 20 कट गया रे, शांत हो गया क्या, 2 3 देखो, 2 3 नहीं 3 और 4, अब नहीं कटेगा, देखो 3 1 3, कितना आएगा घट के 1, यहाँ पॉइंट 2 0 उतारो, 3 तिया 9, फिर 1 फिर 0, 3 तिया 9, देखो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल मिल गया। ये 3 3 आता ही रहेगा, रिपीट होता रहेगा बार बार, जितना जिंदगी भर करते रह जाओ, 7 जन्म या 50 जन्म या 80 जन्म, जितना जन्म करते रहो, 3 के अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये कभी न कटेगा और न कभी रुकेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा, तो इसको बोलते हैं अशांत। और अशांत में ये क्या है, आवर्ती है, क्योंकि एक ही जैसा रिपीट हो रहा है, एक ही जैसा रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती कहलाता है। लेकिन कोई ऐसा जो ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट होगा, हल्ला नहीं करो, ना कभी कटेगा और ना कभी रिपीट होगा। जैसे यहाँ देखो 4 1 आया, फिर यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, ऐसे आता चला जाएगा, ठीक है, जितना भी करेंगे, तो ये रिपीट भी नहीं होगा और ना कभी कटेगा, तो ये कहलाता है अशांत अनावर्ती। हाँ, अपरिमेय हुआ ना, कौन अपरिमेय होगा, नहीं आवर्ती वाला परिमेय होगा, आवर्ती जो होगा वो परिमेय होगा और जो अनावर्ती वाला होगा वो अपरिमेय होगा। तो ये हो गया अपरिमेय, क्योंकि ये ना कटेगा और ना रुकेगा और ना कभी रिपीट होगा, बता रहे रिपीट नहीं होगा ये, तो ये अनावर्ती हो गया। और ये कटेगा नहीं, सॉरी कटेगा नहीं, लेकिन रिपीट होगा बार बार, तो हम इसको 1.3 इस प्राइस से इसको बोलते हैं बार, ये दे देंगे, तो ये इसका सर्टेन मान हो गया, 1.3 के ऊपर बार सर्टेन मान, ये रुक गया, मतलब यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है अशांत आवर्ती। हाँ हाँ, लिखा जाएगा, ये PYQ के रूप में आ जाएगा, नहीं आ गया PYQ के रूप में, एक बार में आ जाएगा तुरंत, लिखे? अच्छा रुक जाओ, पहले बता देते, ये दोनों को कंप्लीट कर देते, हाँ लिखते हैं, क्या होगा इससे, नहीं आ गई अब देख, लेकिन ये PYQ के रूप में नहीं आएगा। आए बात समझ में? तो ऐसा मतलब कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वो अपरिमेय होगा, अशांत आवर्ती वाला और शांत वाला ये क्या होगा, परिमेय। जैसे ये परिमेय देखो, और अशांत आवर्ती वाला और शांत वाला ये हमेशा PYQ के रूप में या तो होगा या हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती वाले को हम कभी भी PYQ के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 को PYQ के रूप में, ठीक है। अब तुम कहोगे कि हम √2 के नीचे 1 दे दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो क्या होगा, P और Q होगा ना ये, तो हम क्या बताएं थोड़ी देर पहले कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पर √2 पूर्णांक है, तो ये परिमेय होगा नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं है तो कहाँ से परिमेय हो जाएगा। तो PYQ के रूप में सिर्फ लिख देने का मतलब ये नहीं है कि वो परिमेय हो गया, PYQ एक पूर्णांक भी होना चाहिए, तब वो परिमेय होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है अब? बस तुम लोग का छुट्टी।